बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा डिस्कशन शुरू हो चुका है एवोल्यूशन के ऊपर, और एवोल्यूशन के बेसिस को समझने के लिए हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ पर थोड़ी सी नज़र डाली और बताया गया कि 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई। फिर 7.3 बिलियन साल पहले उस अर्थ के ऊपर लाइफ का आगाज़ हो गया, और लाइफ को शुरू कराने के ज़िम्मेदार अल्ट्रा वायलेट रेज को करार दिया गया जो सूरज से आती थी, और उस वक्त की ज़मीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद कुछ गैस इसमें रिएक्शंस करवाती थी, जिसकी वजह से बड़े मॉलिक्यूल बन के नीचे उस गर्म समंदर में गिरते रहे करोड़ों साल तक, और वो समंदर इन मॉलिक्यूल्स का एक सूप बना। उसी में फिर लंबे प्रोसेस के बाद प्रोकैरियोटिक लाइफ वजूद में आई, और ये प्रोकैरियोटिक जो लाइफ थी शुरू में हेटेरोट्रॉफ एनारोबिक थे, फिर म्यूटेशंस के नतीजे में ऑटोट्रॉफ एनारोबिक हुए, फिर ऑटोट्रॉफ ने पहले हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल किया, जब उसमें कमी आई तो वाटर को इस्तेमाल किया, और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का आगाज़ हुआ। वहाँ से ऑक्सीजन वजूद में आई। इस ऑक्सीजन के वजूद में आने से दो बड़े इम्कानात पैदा हुए। एक तो इसकी वजह से एरोबिक रिस्पिरेशन का चांस बन गया, दूसरा इस ऑक्सीजन ने 1% जब दुनिया में इसकी कंसंट्रेशन हुई तो ये O3 की शक्ल में कन्वर्ट होकर इसने पूरी दुनिया को कवर करके जो अल्ट्रा वायलेट रेज की पहुंच थी ज़मीन तक उसको रोका, जिसके नतीजे में बेजान चीज़ों से लाइफ बनने का आगाज़ रुक गया, या जो अमल था वो रुक गया। अब लाइफ सिर्फ रिप्रोडक्शन के ज़रिए आगे चल सकती थी, नई लाइफ नहीं हो सकती। फिर यहाँ पर आके एक सवाल पैदा हुआ कि जो शुरू की प्रोकैरियोटिक लाइफ थी उससे यूकैरियोट्स कैसे बने। लेकिन मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ, शुरू में जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक जानदार थे वो यूनिसेलुलर थे, हेटेरोट्रॉफ थे, एनारोबिक थे। उसी में म्यूटेशंस के नतीजे में वैरायटीज़ 4 बनी थी, हेटेरोट्रॉफ एनारोबिक, ऑटोट्रॉफ एनारोबिक, फिर ऑटोट्रॉफ एरोबिक और हेटेरोट्रॉफ एरोबिक, 4 तरह के बैक्टीरिया बने। इन्हीं से आगे यूकैरियोट्स बने। यूकैरियोट्स कैसे बने उसके लिए 2 थ्योरीज हैं। थ्योरीज या सजेशन है, ये लॉ नहीं है, कंफर्म या फाइनल नहीं है। एक थ्योरी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, दूसरी मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन है। तो अब हम इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस ये क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया है इसको जरा समझिए। एंडो जहां बना है एंडोसाइटोसिस से। आप जानते हैं एंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस आज भी सेल्स करते हैं। क्या किया जाता है इसमें? ये एक सेल है, इसके बाहर अगर खुराक हो तो ये सेल इस खुराक को इनटेक करने के लिए इस तरह अपनी शेप चेंज करता है, खुराक इसके अंदर आ जाती है, फिर इसको ये इस तरह से अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और ये फूड वेक्यूल कहलाता है, फिर इसको ये इस्तेमाल करता है। ये एंडोसाइटोसिस का अमल आज भी जारी है। जबकि सिम्बायोसिस दूसरा मसला है। सिम्बायोसिस में 2 जानदार एक दूसरे के साथ इस तरह रहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और एक दूसरे पर इतने डिपेंडेंट होते हैं कि अगर दोनों को अलग करें तो आमतौर पर दोनों सरवाइव नहीं कर पाते। इसकी फर्दर अक़साम है, आपको मालूम है, म्यूचुअलिज्म है, कॉमनसेलिज्म है, पैरासाइटिज्म है। तो म्यूचुअलिज्म में ये होता है कि दोनों इंडिविजुअल को अलग करें तो कोई भी सरवाइव नहीं करता है। तो अब इस एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का कंसेप्ट ये है कि शुरू के जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे वो इस तरह से माहौल से चीज़ें खाते थे, और खाने के दौरान जाहिर है ऑर्गेनिक चीज़ें खाएंगे, तो उन्होंने बाज़ छोटे बैक्टीरिया को भी खाना शुरू किया। अब उनमें से कुछ बैक्टीरिया अंदर फंसे, तो मैं अब प्रोसेस एक्चुअल बताता हूँ किस तरह से फंसे। फर्ज करें हमारे सामने 4 तरह के बैक्टीरिया हैं। एक बैक्टीरिया ये है, इसको हम कहते हैं ये हेटेरोट्रॉफ भी है, एनारोबिक भी है। तो इसको एनारोबिक वाले को याद रखना, ज़्यादा खुराक चाहिए क्योंकि वो खुराक में मौजूद सारी एनर्जी यूज़ नहीं कर सकता। तो मसलन ग्लूकोज में से ये सिर्फ 2 ATP निकाल सकता है,
तो इसलिए इसको ज़्यादा खाना पड़ेगा। दूसरा है ऑटोट्रॉफ एनारोबिक, तीसरा है हेटेरोट्रॉफ एरोबिक और चौथा है हेटेरोट्रॉफ एनारोबिक। ये चार है। इनमें से फर्ज करें ये हेटेरोट्रॉफ है हमारा, ये बैक्टीरिया अपनी खुराक नहीं बना सकता, जो माहौल में दस्तयाब खुराक है उसको ये इंजेस्ट करता है एंडोसाइटोसिस के जरिए, इस तरह से अंदर ले आता है जैसे मैंने अभी बताया। ये फूड वैक्यूल बनाकर इस खुराक को अंदर लाकर फिर डाइजेस्ट करता है। इस तरह ये खा रहा था, अचानक क्या हुआ, ये तो ऑर्गेनिक चीजें खा रहा है, एक दफा नहीं कई दफा ऐसा हुआ होगा कि इसको कोई ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया मिल गया खाने को। ये कौन सा बैक्टीरिया है? हेटेरोट्रॉफ। इसके करीब हो सकता है साइज में कोई छोटा बैक्टीरिया आ गया, ये कौन सा था? ऑटोट्रॉफ। इसको इसने इसी प्रोसेस के थ्रू अंदर लाया एंडोसाइटोसिस के जरिए। ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को पता नहीं है कि मुझे कोई खा रहा है, वो तो अपने काम में लगा हुआ है, ये उसको खा रहा है। अंदर लाकर क्या किया है? फूड वैक्यूल बन गया ना, बना कि नहीं? ये अंदर वाला क्या है? ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया है। ये इसके गिर्द इस बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, तो ये इसके लिए फूड वैक्यूल है। कई दफा ये हजम भी हो चुका है, लेकिन इत्तफाकन ऐसा हुआ होगा कि इस बैक्टीरिया को, इस छोटे बैक्टीरिया को हजम करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। क्यों? ये बैठ के खुराक बना रहा है और वो खुराक डिफ्यूज होकर इसको मिल रही है, तो इसको खुराक से मतलब है। तो जब इसको खुराक मिल रही थी तो इसको हजम नहीं किया उसने, यानी ये जो खाया गया बैक्टीरिया था ये इस बड़े बैक्टीरिया के वजूद का हिस्सा बनकर अंदर सरवाइव कर गया। फिर क्या हुआ? इसी तरह से अब वो अंदर वाले बैक्टीरिया को पता नहीं है कि मैं तो ट्रैप हो चुका हूं, और एक मेम्ब्रेन उसको कवर किए हुए है, ये इसी के अंदर डिवाइड होकर दो हो गया, तो ये मेम्ब्रेन भी डिवाइड हुई, और अब इसी बड़े बैक्टीरिया के अंदर दो छोटे बैक्टीरिया, दोनों कौन से हैं? ऑटोट्रॉफ है, वो खुराक बना रहे हैं और वो खुराक इनको मिल रही है। तो इस बड़े बैक्टीरिया ने भी उनको कुछ नहीं किया, और ये भी जब बाइनरी फिशन के जरिए तकसीम हुआ तो नतीजतन क्या हुआ? दो ऐसे बैक्टीरिया वजूद में आए जिनके अंदर एक एक छोटा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया उसका हिस्सा बना हुआ है, और उसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं। एक तो उसकी अपनी मेम्ब्रेन है, दूसरी ये जो फूड वैक्यूल की शक्ल में पुराने बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन थी वो भी है। तो अब इन्होंने इसको डाइजेस्ट नहीं किया, रहने दिया पार्ट के तौर पर, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते एक ऐसी बैक्टीरिया की वैरायटी वजूद में आई जिसके अंदर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल बन गया, वो छोटा बैक्टीरिया। और आज इसी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल को हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट को देखें तो उसका अपना डीएनए है, उसके अपने राइबोसोम्स हैं, और वो मुकम्मल सेल वाले ऑर्गेनेल्स रखता है, और वो फोटोसिंथेसिस करके खुराक बना रहा है। तो कहा यह जाता है कि इस टेक्निक के थ्रू क्लोरोप्लास्ट वजूद में आया होगा। तो एक सिंपल विदाउट ऑर्गेनेल वाले सेल में एक ऑर्गेनेल वजूद में आ गया, ऑर्गेनेल बनने के बाद तो वो यूकैरियोटिक हो जाएगा ना। बिल्कुल इसी तरह ऐसे ही से एक सेल ने एक और एरोबिक बैक्टीरिया को खा लिया, एरोबिक बैक्टीरिया को भी इसी तरह डाइजेस्ट नहीं किया, तो वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एक ऑर्गेनेल बन गया, और आज हम उसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसका भी अपना डीएनए है, इसका भी अपना राइबोसोम है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के बारे में राय ये दी जाती है कि किसी जमाने में ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया थे, जिनको बड़े बैक्टीरिया ने खाया और खा के हजम नहीं किया, तो उनके वजूद का हिस्सा बन के उनके अंदर जाके ये ऑर्गेनेल के तौर पर काम करने लगे। जब बगैर ऑर्गेनेल वाला सेल प्रोकैरियोटिक था, तो अब ऑर्गेनेल वाला सेल बन गया है, तो अब इसको हम यूकैरियोटिक सेल कह सकते हैं।
ठीक हो गया बेटा। ये था एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का कंसेप्ट। अब देखते हैं, लिन मार्गुलिस ने पेश किया था ये। अब दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है उसको कहते हैं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। पहले मैं आपको बैक्टीरिया की एक आदत बताता हूं, फिर ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हमें समझ में आएगी। आज भी बहुत सारे बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरह से उभरी हुई होती है। इसका नाम क्या रखा गया है? मीजोसोम्स कहते हैं। और ये मीजोसोम्स मुख्तलिफ शक्लों की हो सकती है। कभी ये इस तरह से होती हैं, कभी ये लेमिलर फॉर्म में होती हैं, कभी इस तरह से होती है। मुख्तलिफ शेप की आज भी बैक्टीरिया में है। तो कहा यह जाता है इस कंसेप्ट के मुताबिक कि शुरू में जो बैक्टीरिया वजूद में आए, बल्कि आज भी जो बैक्टीरिया हैं उनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ होता है ना। सिंगल सर्कुलर डीएनए है और साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। तो ये बहुत कीमती मॉलिक्यूल था, लेकिन हिफाजत नहीं हो रही। तो बाज़ बैक्टीरिया में डैमेजिंग हुई, अब म्यूटेशंस हुई हैं सारी। म्यूटेशन के नतीजे में क्या हुआ? इस सेल की मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई, जैसे आज हो रही है, जिसको मैंने अभी कहा मीजोसोम बनती है। तो मेम्ब्रेन जब इन्वेजिनेट हुई तो क्या हुआ है? ये इस तरह से पीछे से इन्वेजिनेशन जारी है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये मेम्ब्रेन इस तरह से दो शाखों में तकसीम हुई। फिर क्या हुआ है? इन शाखों ने इस जेनेटिक मटेरियल को कवर करना शुरू किया यूं, और होते होते क्या हुआ? यहां से ये कट के अलग हो गई और दोनों मेम्ब्रेन से इसको आपस में टच किया। तो इसके नतीजे में क्या बना? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल वजूद में आया, जिसको हम क्या कहेंगे? अब न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस इस तरह से वजूद में आया। यहां मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हुई। बिल्कुल इसी तरह एक और आप बात से वाकिफ हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर इस सेंट्रल डीएनए के अलावा एक छोटा सा और डीएनए भी तो होता है ना, याद है कि नहीं है? इसको क्या कहते थे? प्लाज्मिड। तो इन्होंने क्या किया? इस बड़े डीएनए को इस तरह से मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन के जरिए प्रोटेक्ट किया था। तो इसके गिर्द भी इसी तरह से मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हुई, मेम्ब्रेन ने कवर किया, तो ये भी एक ऑर्गेनल में तब्दील हो गया। अब इस ऑर्गेनल को आप क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हो। तो ये दूसरा नजरिया है, जिसके नतीजे में, जिसके जरिए क्या बताया जा रहा है कि नॉन ऑर्गेनेलिक सेल से ऑर्गेनल बियरिंग सेल कैसे वजूद में आया। तो ये हो सकता है। इसको आप स्पेक्यूलेशन कहें, इसको आप थ्योरी कहें, जो भी नाम दे दें, लेकिन ये अभी फाइनल या 100% एक्सेप्टेड आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे तो फिर ये वाज़ेह हो जाएगा। तो हमें इन दो बातों के जरिए थोड़ा सा ये आइडिया हुआ कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल कैसे वजूद में आए। ठीक हो गया बेटा जी। अब हम इस बहस को ख़त्म करके इवोल्यूशन की थोड़ी सी हिस्ट्री पर बात करें। तो सबसे पहले इंसान की नेचर है। इंसान के नेचर ये है कि उसके जहन में सवालात उठते हैं, क्यूरियोसिटी है इसकी, क्यूरियोसिटी या तजस्सुस, जो इससे सवाल पूछता है। जब तक सवाल का जवाब न मिले ये मुतमईन नहीं। तो शुरू से इंसानों के जहन में ये सवालात उठते थे कि जानदारों को किसने खलक किया है, कैसे खलक किया है। और इन्हीं में से एक सवाल ये भी था कि क्या इस वक्त दुनिया में जितने जानदार पाए जाते हैं वो एज इट इज़ खलक किए गए थे शुरू में, या कोई और मेथड था। तो लोग बैठ के इसको डिस्कस करते थे मुख्तलिफ महफिलों में, बाज़ारों में, थड़ों में बैठ के, घरों में। तो पहली दफ़ा इस आइडिया को साइंस के लैब में लेकर आया है लमार्क। लेकिन लमार्क से पहले दो आइडियाज़ पहले ही डिस्कस हो रहे थे। साइंसदानों के, दानिश्वरों के और ज़हीन लोगों के दो ग्रुप बने थे। एक ग्रुप कहता था आज दुनिया में जितने जानदार एग्जिस्ट करते हैं, प्लांट, एनिमल, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, या जितने अक़साम के जानदार हैं, इन सब को शुरू से ही इसी तरह से खल्क किया गया है।
अलग अलग सबकी तख्लीक हुई है। और इस नजरिए को कहा गया स्पेशल क्रिएशनिज्म। स्पेशल क्रिएशनिज्म सॉरी, यानी ईच एंड एवरी स्पीशीज हैज बीन क्रिएटेड स्पेशली बाय द क्रिएटर। यहां याद रखना क्रिएटर कौन है, इस पर डिस्कशन नहीं चल रही। बनाने वाले ने हर जानदार को अलग अलग खल्क किया है। ज्यादातर जो दानिश्वर थे उनकी राय ये थी। इन्हीं में छोटा सा ग्रुप वजूद में आया था जिन्होंने कहा कि नहीं, जिंदगी को अगर हम कंपेयर करके देखें तो हर तरह के जानदार में कुछ चीजें मुश्तरक हैं। लिहाजा इन मुश्तरकात से ऐसा लगता है कि इन सब के आबा व अजदाद एक है, और इसको कहा गया कि ये जानदार कॉमन ओरिजिन से इवॉल्व हुए हैं, कॉमन ओरिजिन रखते हैं या कॉमन एंसेस्टर्स रखते हैं। और इस नजरिए को कहा गया इवोल्यूशनिस्ट। यानी दो नजरिए आए। एक ने कहा बनाने वाले ने हर जानदार को अलग अलग खलक किया है, इसको क्या कहा गया, स्पेशल क्रिएशनिज्म। दूसरे का आइडिया था नहीं, सारे जानदार एक एंसेस्टर की औलाद हैं, उस औलाद में वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती गई हैं, और करोड़ों अरबों साल पहले जो जिंदगी सादा शक्ल में इवॉल्व हुई थी वो मुख्तलिफ लेवल पर तब्दीलियों के नतीजे में आज इतनी सारी मखलूक़ात में तब्दील हो चुकी है। ये नजरिए जो रखते थे उनको इवोल्यूशनिस्ट कहा गया, इवोल्यूशन को मानना। और इस इवोल्यूशन को सही साबित करने के लिए सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने काम किया वो था लमार्क। इसका पूरा नाम बड़ा लंबा चौड़ा है, जॉन बैप्टिस्ट डी लमार्क। जॉन बैप्टिस्ट डी लमार्क फ्रांस का साइंटिस्ट है, और इसने अपनी थ्योरी पेश की थी 1809 में, 1809 में। और इसके और डार्विन के दरमियान भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन वाला मसला हुआ है। जिस साल इसने थ्योरी पेश की थी उसी साल डार्विन पैदा हुआ था, और किसी को पता ही नहीं था कि आज पैदा होने वाला ये बच्चा कल बड़ा होकर इसकी थ्योरी को रद्द करेगा। भारत कुदरत का निज़ाम ऐसे ही चलता है। तो जॉन बैप्टिस्ट डी लमार्क ने, ये इनवर्टिब्रेट का माहिर था एनिमल का, और इनवर्टिब्रेट का सर्वे इसने कर रखा था बहुत सारा, और इसकी लैब में बहुत सारे स्पेसिमेन रखे हुए थे। उन सब की स्टडी के बाद ये इस नतीजे पर पहुंचा था, इन सारे जानदारों का ओरिजिन एक कॉमन एंसेस्टर से ये इवॉल्व हुए। तो अब उसके लिए इसने थ्योरी जो पेश की उसके दो नुक्ते हैं, और दोनों नुक्तों को इसने बड़े खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया। इसकी थ्योरी का पहला नुक्ता कहलाता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। और दूसरा कहलाता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स।